क्या होता है जब किसी अफसर की टेबल पर एक गुमनाम चिट्ठी आकर गिरती है और उसमें लिखा होता है कि असली सजा जेल की सलाखों में नहीं बल्कि हर रात दरोगा के कमरे में मिलती है? क्या होता है जब उस चिट्ठी के साथ जुड़ी टूटी फूटी आवाज कानों में गूंजती है, जो मना करे उसे दवा नहीं, खाना नहीं और पेशी भी नहीं? क्या होता है जब सच को दबाने वाली फाइलें, मोहरें और रिपोर्टें बेबस औरतों की चीखों को हमेशा के लिए दफना देती हैं, लेकिन एक अफसर तय कर लेती है कि वह चुप नहीं बैठेगी? और क्या होता है जब वही अफसर अपनी पहचान छोड़कर कैदी बन जाती है, ताकि उस नरक की अंधेरी दीवारों के पीछे छुपा सच पूरी दुनिया देख सके? रात गहरी थी, पर अफसर के कमरे में नींद का नाम तक नहीं था। सरकारी दफ्तरों की फाइलों की एक गंध होती है, पुराने कागजों की, स्याही की और उन दस्तखतों की जिनमें कई जिंदगियों का फैसला छुपा होता है। वही गंध उस रात उसके टेबल पर रखी मोटी फाइल से उठ रही थी, लेकिन इस बार यह महज सरकारी रिपोर्ट नहीं थी। यह एक खामोश चीख थी जो कागजों पर उतर आई थी। उस फाइल के ऊपर लाल रंग से अत्यंत गोपनीय लिखा था, नीचे जेल अधीक्षक का हस्ताक्षर और मोहर। उसने सावधानी से पहला पन्ना खोला। पन्ने के बीचों बीच एक चिट्ठी रखी थी। पीले पड़ चुके कागज पर कांपते हुए अक्षर थे, हम कैद में हैं, लेकिन असली सजा तो हर रात मिलती है। दरोगा हमें अपने कमरे में बुलाता है, जो मना करे उसे दवा नहीं, खाना नहीं और पेशी नहीं। अफसर की उंगलियां एक पल को जम गईं। उसने दोबारा पढ़ा। शायद उसे लगा कि उसने गलत समझा है, लेकिन नहीं, शब्द साफ साफ थे। कागज की हर लकीर में डर और अपमान की गंध थी। उसने अगला पन्ना उठाया तो उसमें एक छोटा सा सीडी कवर चिपका हुआ था। अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अफसर ने अपने लैपटॉप में लगाया। शुरू में सिर्फ खड़खड़ाहट और टूटी फूटी आवाजें सुनाई दीं। फिर एक धीमी कांपती हुई महिला की आवाज गूंजी, मैडम, अगर ये आवाज आपके कानों तक पहुंचे तो समझ लीजिए हम अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जिंदा रहने का मतलब क्या है? यहां तो रोज मरते हैं हम। दरोगा रंजीत रात में बुलाता है, कहता है अगर साथ ना आई तो दवा बंद, पेशी बंद। हमारे बच्चे बाहर इंतजार करते हैं, पर हम यहां हर रात किसी और मौत से गुजरते हैं। ये जेल नहीं, नरक है, और इस नरक का मालिक वही दरोगा है। लेकिन मैडम, वह अकेला नहीं है, उसके पीछे छाया है जो इस पूरी जेल को निगल चुकी है। अफसर की सांस भारी हो गई। उसने रुककर खिड़की खोली। बाहर रात का अंधेरा फैला था, लेकिन अंदर उसके मन का अंधेरा और गहरा था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक शिकायत है या यह सचमुच पूरा सिस्टम है जो औरतों की जिंदगी को निगल रहा है? लेकिन उसके भीतर एक और आवाज आई, अगर आज इसे भी बाकी फाइलों की तरह दबा दिया तो इन औरतों की चीखें हमेशा कागजों में ही कैद रह जाएंगी, और तब तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी वर्दी का कोई मतलब नहीं होगा। टेबल पर बाकी रिपोर्ट्स रखी थीं। पिछले 3 साल में महिला जेल से दर्जनों शिकायतें आई थीं। कभी किसी कैदी की अचानक मौत, कभी किसी कैदी का पेशी पर न पहुंचना। हर बार जांच रिपोर्ट यही कहती थी, प्राकृतिक मृत्यु या कानूनी प्रक्रिया में विलंब। अफसर ने गौर किया कि हर रिपोर्ट के नीचे एक ही नाम है, दरोगा रंजीत, और हर बार वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश, मामला दर्ज करने योग्य नहीं। उसका सीना कस गया। उसने खुद से कहा, तो यही है वो साया, यही है वो खेल जो दीवारों के पीछे खेला जा रहा है। बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर नरक पल रहा है। घड़ी ने रात के 2 बजे, लेकिन अब उसे नींद नहीं, एक आग लग चुकी थी। उसने कुर्सी पर झुककर अपनी डायरी खोली। लिखा, यह मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं, इंसानियत का है। अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस साए का हिस्सा बन जाऊंगी। सुबह जब दफ्तर का दरवाजा खुला तो अफसर के चेहरे पर रात भर की थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद स्टाफ को बुलाया। फाइल उसके सामने रखी और धीमी आवाज में बोली, इसमें जो लिखा है वो हमारी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन यह हमारी असली परीक्षा है। हमें इसे अंदर से देखना होगा। स्टाफ ने चौंक कर पूछा, मैडम, क्या आप कह रही हैं कि आप खुद? अफसर ने उसकी बात काट दी। हां, खुद। किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी अंदर जाएगा या तो खरीदा जाएगा या दबा दिया जाएगा। लेकिन मुझे किसी और की आंखों से सच नहीं देखना, मुझे खुद उतरना है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर पंखे की धीमी आवाज और खिड़की से आती ट्रैफिक की हल्की गूंज।
लेकिन उस कमरे में सिर्फ एक फैसला गूंज रहा था, एक अफसर जो अपनी पहचान छोड़कर कैदी बनने जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह यह कदम उठाती, उसने एक बार फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। उस टूटी आवाज में कैदी कह रही थी, मैडम, अगर आप सच में इंसाफ लाना चाहती हैं तो हमें अपने जैसा मत समझना, हमें टूटी औरतें मत समझना, हमें वो समझना जो लड़ना चाहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। आप हमारी हिम्मत बनिए। अफसर की आंखें नम हो गईं। उसने ठंडी सांस छोड़ी और धीरे से कहा, मैं वादा करती हूं, तुम्हारी आवाज दबेगी नहीं। और इसी वादे के साथ कहानी का असली टकराव शुरू हो गया। सुबह का समय था। सरकारी दफ्तरों के बाहर चाय की दुकानों पर हलचल थी, लेकिन अफसर के कमरे में सिर्फ खामोशी और तैयारी की सरसराहट थी। टेबल पर कई फाइलें खुली थीं, नई पहचान की फाइल, नकली नाम, उम्र, मेडिकल रिपोर्ट, केस का चार्ज शीट, सब कुछ बारीकी से बनाया गया था। कागज पर लिखा हुआ नाम था रीना देवी, उम्र 34 साल, पेशा गृहिणी, आरोप पति और ससुराल वालों पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का झूठा केस, जिसमें झगड़े के दौरान गंभीर चोट की वजह से पति की मौत। स्टाफ ने जब ये चार्जशीट पढ़ी तो हल्की सी हंसी आई। मैडम, लोग तो कहेंगे कि यह केस बड़ा सामान्य है, ऐसी औरतें अक्सर बदनाम की जाती हैं। अफसर ने शांत स्वर में कहा, यही तो चाहिए, एक ऐसा चेहरा जिस पर किसी को शक ना हो। अगर बहुत बड़ा अपराध होता तो लोग गौर करते, लेकिन ये केस उन्हें सहज लगेगा, और वही मेरी असली ढाल बनेगा। अगले हफ्ते कोर्ट में नाटक खेला गया, पूरी योजना के मुताबिक। सरकारी वकील, नकली गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ ऐसा था मानो सच हो। कोर्ट रूम में जब अफसर अब रीना देवी के भेष में हाथों में बेड़ियां डाले खड़ी हुई, तो किसी ने सोचा भी नहीं कि सामने खड़ी यह औरत असल में जिले की सबसे बड़ी अफसर है। जज ने गवाहों की बातें सुनी, मेडिकल रिपोर्ट देखी और फिर गहरी आवाज में आदेश दिया, अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तिहाड़ महिला जेल। यह वाक्य गूंजते ही कोर्ट रूम का माहौल बदल गया। अफसर ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार वह अपने असली नाम और पहचान से बाहर निकली थी। अब वह कैदी थी। जेल का रास्ता लंबा लगा। पुलिस वैन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि शहर की वही सड़कें, वही भीड़, वही चहल पहल है, लेकिन आज उसके लिए सब कुछ अलग था। सड़क पर चलते लोग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे हर चेहरा उससे पूछ रहा है, क्या तुम सच में अंदर जा रही हो? जेल का मुख्य द्वार सामने आया। ऊंची दीवारें जिन पर कंटीले तार चमक रहे थे। गेट के दोनों तरफ हथियारबंद गार्ड। गाड़ी अंदर घुसी तो लोहे का गेट चरमराहट के साथ बंद हुआ। उसके सामने पहली बार जेल का असली चेहरा खुला। बैरकों की लंबी कतार, बदबूदार हवा, गंदगी से भरे नाले और लोहे की सलाखें। हर कोने से आवाजें आतीं, कभी किसी कैदी की चीख, कभी किसी गार्ड की गाली। अफसर ने गहरी सांस ली। उसे अब यह सब सिर्फ बाहर से देखना नहीं था, बल्कि जीना था। जेल में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। महिला गार्ड ने उसकी फाइल उठाई, नाम पढ़ा और फिर ताना मारते हुए बोली, रीना देवी, नया माल आया है। उसके साथ खड़ी दो गार्ड हंसी में शामिल हो गईं। अफसर ने अपना चेहरा झुका लिया। वह जानती थी कि यह खेल का हिस्सा है, लेकिन अंदर से उसकी नसें तड़प उठीं। उसे बैरक नंबर 7 में भेजा गया। लंबा गलियारा, सीलन भरी दीवारें और हर तरफ थकी टूटी औरतें। किसी के बाल बिखरे थे, किसी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, किसी की आंखें सूनी थीं। अफसर ने जैसे ही बैरक में कदम रखा, कई निगाहें उसकी ओर उठीं। कुछ आंखों में उत्सुकता, कुछ में मजाक और कुछ में बेबसी। एक महिला गार्ड ने जोर से कहा, सुनो, नई मेहमान आई है, संभाल लो इसे। कुछ कैदियों ने धीमे से मुस्कुराया। एक ने बिस्तर की ओर इशारा किया, वहां खाली है। अफसर ने धीरे धीरे अपना सामान रखा और चारों ओर देखने लगी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह उन औरतों की दुनिया थी जो या तो झूठे मामलों में फंसाई गई थीं या जिनका कोई सुनने वाला नहीं था। रात को जब खाना मिला तो वह भी मुश्किल से खाने लायक था। सड़े हुए चावल, पानी जैसी दाल और गंध मारती सब्जी। अफसर ने खुद को समझाया, यह सब झेलना होगा, यही तो असली सच है। पास बैठी एक बुजुर्ग कैदी ने फुसफुसाकर कहा,
खाने से ज्यादा मुश्किल है यहां की हवा। यह हवा अंदर तक घुसकर इंसान को तोड़ देती है। अफसर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक छुपी हुई कहानी भी। रात गहराने लगी। बैरक में अंधेरा था। सलाखों से आती हल्की रोशनी दीवार पर टुकड़ों की तरह बिखर रही थी। अफसर ने लेटकर आंखें बंद कीं, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। हर पल उसे लग रहा था कि अब असली खेल शुरू होगा। और सच यही था। अभी वह नींद की कगार पर ही पहुंची थी कि बैरक का दरवाजा जोर से खुला। एक गार्ड ने अंदर आकर ऊंची आवाज में कहा, कमरे नंबर 4, बुलावा आया है। बैरक में खामोशी छा गई। सभी कैदियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह वही बुलावा था जिसके बारे में उसने चिट्ठी और ऑडियो में पढ़ा और सुना था। गार्ड की नजर सीधे उसकी ओर थी। नहीं आई है ना? चल। अफसर का दिल जोर से धड़का। यही वह पल था जब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। यहां तक आते आते उसने महसूस किया कि जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि डर और बेबसी की भी हैं। और अब वह उसी डर की राह पर कदम रखने जा रही थी। गलियारे में कदमों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे पत्थर के भीतर कोई पुराना ढोल बज रहा हो। रात का समय था, लंबी, ठंडी और फैली हुई। ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट से गिरती रोशनी दीवारों पर पीले धब्बे बना रही थी। गार्ड ने कंधे से धक्का दिया। चल, ज्यादा नाटक नहीं। कमरे नंबर 4। उसका स्वर सपाट था, जैसे उसने यह वाक्य 1000 बार दोहराया हो और हर बार भीतर की संवेदना का एक टुकड़ा छोड़ आया हो। मैं, अब रीना, धीरे धीरे चल रही थी। मेरे पांव भारी हो रहे थे, पर चाल में मैं वही लड़खड़ाहट लेकर चली जो एक टूटी हुई, डरी हुई औरत की होती है। मेरे कलाई की चूड़ी में छिपा वह छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस अब भी मेरी त्वचा को छू रहा था। गरम, धड़कता हुआ, डर और हिम्मत के बीच की जुगलबंदी जैसा। इसकी बैटरी मैंने दिन में ही बदली थी। आवाज कैद करना जरूरी था, पर चेहरे पर हर भावना छुपाना उससे भी ज्यादा। गलियारे का अंत एक चौकोर मोड़ पर हुआ। वहां एक लोहे का दरवाजा था। ऊपर सफेद पेंट झड़ चुका, किनारों पर जंग का रंग गहरा। दरवाजे से सटे हुए बोर्ड पर लिखा था, कमरा संख्या 4, पूछताछ कक्ष। पर पूछताछ शब्द पर गंदगी की रेखाएं ऐसे खींची थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अस्पष्ट छोड़ दिया हो, ताकि कमरे का असली काम कानूनी शब्दों के पीछे छुपा रह सके। पहरा दे रही महिला स्टाफ ने बिना मेरी आंखों में देखे कुंडी खटखटाई। अंदर से धीमी सी हंसी आई, खाली कमरे में खुरदरी, पान की जमी हुई रेखाओं जैसी। फिर दरवाजा खुला। सिगरेट का धुआं बाहर की हवा में फैल गया, तेज, सस्ता, नाक में चुभता। कमरे की मेज पर एक ऐशट्रे भरा पड़ा था। दीवार पर कैलेंडर टेढ़ा टंगा था। एक तारीख पर लाल गोला, आज की नहीं, 2 दिन आगे की। एक कोने में रखे छोटे से अलमारी पर रजिस्टरों की ढेर। ऊपरी रजिस्टर की रीढ़ टूटी हुई, किनारों पर नीली स्याही फैली। वह कुर्सी पर था, रंजीत, दरोगा। कंधों पर वर्दी की धूल, गले में पहचान पट्ट, मगर पट्ट की डोरी पर किसी सस्ती सुगंध की बासी महक। आंखें भारी, लेकिन नींद से नहीं, उस नशे से जो बेइंतहा शक्ति दे देती है, बिना सवालों वाली, बिना जवाबदेही वाली ताकत। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा, जैसे चीज को देखा जाता है, इंसान को नहीं। फिर मुस्कुराया। मुस्कान नहीं, किसी तरह का आधा बंद जख्म था जो बार बार खुलकर खून दिखाता हो। नहीं है? उसने पूछा। मैंने सर झुका दिया, आवाज को कंप खपाते हुए बाहर निकाला। जी? नाम? उसने रजिस्टर पर कलम टिकाई, नींब पन्ने पर गड़गड़ाती हुई। रीना? रीना? उसने नाम को खींचकर दोहराया, फिर कलम रख दी। यहां नियम आसान है, जो कहा जाए करो, जो नहीं कहा जाए उसके बारे में मत पूछो। खाने की थाली चाहिए, दवा चाहिए, पेशी पर जाना है, सब इस कमरे से होकर जाएगा, समझी? मेरी उंगलियां चूड़ी के ऊपर सख्ती से टिक गईं। रिकॉर्डिंग डिवाइस चल रहा था। मैंने कलाई हल्का सा घुमाकर उसके छोटे स्विच को पुश किया ताकि कोई शोर न आए। फिर वहीं टूटी हुई, डरी हुई आवाज, मेरी तबीयत थोड़ी। वह हंसा। तबीयत सबकी थोड़ी थोड़ी खराब रहती है, पर इलाज, इलाज उन पर होता है जो संभलना जानते हैं। उसने मेज की दराज खोली। 2 सफेद टैबलेट प्लास्टिक में लिपटी, मुझे दिखाई। दवा का इंतजाम हो जाता है, और अगर दवा चाहिए तो पहले कुछ और इंतजाम करने पड़ते हैं। मेरे भीतर का खून उबलने लगा। हर शब्द, हर ठहराव,
हर सांस एक धक्का था, मगर चेहरे पर वही सिहरन, वही शिकन। मैं कुछ नहीं जानती साहब, मुझे बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं। उसने कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए, इतना पास कि उसकी सांस की गंध मेरे चेहरे को छू गई। सिगरेट, पान और कोई सस्ती परफ्यूम। उसकी आंखें मेरी आंखों को नहीं, मेरे चेहरे पर उस जगह को तलाश रही थीं जहां शर्म सबसे पहले दिखाई देती है। ठुड्डी के नीचे, गाल के पास, आंखों के किनारों में। उसने जैसे तौल लिया कि मेरे पास कितनी ना बची है और कितनी हां दबाई जा सकती है। आज की रात आसान की जा सकती है, उसने कहा, और कल की भी। मैंने निगाह नीचे कर ली। दीवार पर लगी छोटी सी घड़ी में सेकंड हैंड घिसटता हुआ चल रहा था। टिक टिक टिक। हर टिक मेरे भीतर एक वादा ठोक रहा था। तुम यहां टूटी औरत बनकर रहोगी, पर टूटोगी नहीं। तुम्हारा टूटना पूरे सच को अधूरा कर देगा। दरोगा ने पीछे मुड़कर टेबल से एक रजिस्टर उठा लिया। पन्ने पलटा। यहां जो नाम दर्ज हों, उनकी दुनिया सरल हो जाती है। जो नाम नहीं आते, वे नाम बैरक में सड़ते रहते हैं। दवा नहीं, पेशी नहीं, समझदार बनने में देर नहीं लगती। उसने रजिस्टर मेरी तरफ मोड़ा। तीसरे कॉलम का शीर्षक आधा फटा था। अनु सूची, शायद अनुमति सूची। नीचे कुछ नाम, पेंसिल से हल्के, नीली स्याही से गहरे, लाल से दागदार। किनारे पर तारीखें, और हर तारीख के सामने कोई अक्षर, एन, पी, ओ, एस, कोड जो अंदर की व्यवस्था में अर्थ रखते होंगे। नाइट, पेशी, आउटसाइड, स्पेशल। मेरी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। मैंने नीचे पन्ने के कोने में उल्टे हाथ से खींची एक छोटी सी आकृति देखी। तीर का निशान। तीर किस ओर? शायद दरवाजे की ओर। शायद याद दिलाने के लिए कि बाहर जाने का रास्ता यहीं तय होता है। देखो, वह बोला, मैं सीधे बोलना पसंद करता हूं। तुम्हारे केस में कई साल लग सकते हैं, या कुछ महीनों में जमानत भी हो सकती है। फर्क तुम्हारी समझ पर पड़ता है। जो यहां का सिस्टम मान लेती है, उनका सिस्टम बाहर साथ देता है। उसने यह कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया, 2 उंगलियों के बीच हल्का सा इशारा, जैसे हवा में कोई अदृश्य दरवाजा खोल रहा हो। यह इशारा उसने शायद सैकड़ों बार किया है। उसे पता है कि औरतों की आंखों में कब डर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। मैंने कान के पास दुपट्टा खिसकाया, गला थोड़ा दबा, कुर्सी के किनारे उंगलियां कस लीं। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं यहां नई हूं, कुछ समझ नहीं आता। उसने फौरन शब्द पकड़े। नई हो तो सीखना होगा, और यहां सीखने का एक ही तरीका है, वही जो मैं कहूं। मुझे लगा कमरे की दीवारें मुझ पर झुक रही हैं। एक पल को मैंने मां की आवाज याद की। बचपन में वह कहती थीं, बुरे वक्त में सांस गिनकर लेना। मैंने धीमे धीमे 4 गहरी सांसें लीं। मेरी कलाई पर डिवाइस स्थिर था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने गर्दन झुकी रखकर बोला, अगर अगर मैं आपकी बात मान लूं, तो मेरी पेशी, मेरे बच्चे। वह मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में वादा नहीं था, सौदा था। सब हो जाएगा, पर अभी, आज, कमरा तुम्हें बुला रहा है। इसी क्षण दरवाजे पर हल्की खंखार हुई। महिला गार्ड, जिसकी आंखों में उबाऊ ड्यूटी और कठोरता का मिश्रण था, दरार से झांकी। उसने दरोगा को देखा और एक छोटा सा सिर हिलाया, जैसे किसी तय कार्यक्रम की पुष्टि। फिर उसके होंठों पर एक वाक्य फिसला, इतना धीमा कि शायद किसी और के लिए हवा, मेरे लिए अलार्म। लिस्ट पूरी। लिस्ट? कौन सी लिस्ट? आज की रात के नाम, या अगले हफ्ते बाहर भेजे जाने वालों की? मेरे भीतर सवाल उठे, पर अभी सवाल करने का समय नहीं था, देखने का था। मैंने कमरे में हर चीज को आंख से छुआ। टेबल के पीछे लगाई गई प्लास्टिक की कुर्सी, जिसके पैर थोड़े असमान। खिड़की के पास वेंटिलेशन का धातु जाल, जिसमें ऊपर की 2 कीलें ढीली। मेज की दाहिनी दराज, जिसे खोलते वक्त उसने बाएं हाथ से कुंडी दबाई, मतलब ताला नहीं, स्लाइड लॉक। उसकी कलाई पर घड़ी, पुरानी पर भारी। स्ट्रैप का क्लैप्स घिसा, समय से ज्यादा उसकी आदत बताता है। और दीवार की घड़ी, टिक टिक, मेरे नर्व्स को स्टेडी रखने का उत्तर। तो? उसने पूछा। आवाज में उतावलापन नहीं था, यकीन था, जैसे उसे मालूम कि हर रात की तरह यह रात भी उसी दिशा में जाएगी। मैंने अपनी आंखें उठाईं, उन्हें इतना ही भरी होने दिया कि डर विश्वसनीय लगे। फिर चुप हो गई। यह चुप्पी योजना का हिस्सा थी। वह चुप्पी जो सामने वाले को आगे बोलने पर मजबूर करती है, और हर शब्द उसके खिलाफ सबूत बन जाता है।
वह पास आ गया, हाथ मेज पर टिकाए, शरीर झुकाकर, जैसे किसी घायल पक्षी पर साया डाल रहा हो। तुम जैसी बहुत आई हैं, शुरू में रोती हैं, फिर समझ जाती हैं। समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए भी आसान होगा। और यह, उसने दराज से एक छोटी पॉकेट डायरी निकाली। यहां जो दर्ज होता है वही होता है, समझी? डायरी। मेरी सांस एक क्षण को अटक गई। यही तो वह धागा था जिसे पकड़कर पूरा जाल देखा जा सकता था। उसने डायरी मेरी ओर नहीं, अपनी ओर मोड़ कर रखी, पर इतना कि किनारे के पन्नों पर लिखे अक्षरों की मोटी परछाई दिखे। कुछ नामों के सामने दो बिंदु, कुछ के सामने आउट जैसा कोई आधा शब्द। पन्नों के बीच फंसा एक पेसल टिकट जिस पर किसी एनजीओ का लोगो धुंधला। यही शायद वह प्रोग्राम जिसकी आड़ में कैदियों को बाहर ले जाया जाता है। मेरी त्वचा पर झुरझुरी फैल गई। ऑडियो में बताई गई लड़की याद आई जो एक दिन बाहर गई और लौट कर कभी नहीं आई। मैंने होंठों पर बुदबुदाहट लाई। मुझे पानी। वह थोड़ी झुंझलाहट से बोला, लाओ पानी। गार्ड ने टेबल के पास रखा स्टील का गिलास आगे बढ़ाया। मैंने गिलास लेते हुए कलाई हल्की सी मोड़ी, रिकॉर्डर की संवेदनशीलता बढ़ाई ताकि दूर की आवाजें भी साफ आईं। घूंट भरते वक्त मैंने सिर ठीक उस तरह झुकाया कि मेरी आंखें डायरी की निचली पंक्तियों से टकराए। 3 अक्षर साफ दिखे, एसपीएल, स्पेशल, और एक तारीख जो दीवार के कैलेंडर पर लाल गोले वाली तारीख से मिलती थी, 2 दिन बाद। आज के लिए काफी है, वह बोला। वापस जाओ, और हां, कल दवा चाहिए तो हां कहकर आना, समझ गई ना? मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, डरी, सहमी, सहमत। यह अभिनय मुझे खुद से नफरत दिला रहा था, पर हर हां रिकॉर्डिंग में एक हथौड़ा बन रही थी। गार्ड ने बांह पकड़कर मुझे बाहर की ओर धकेला। गलियारा फिर वहीं ठंडा, वहीं पीला, वहीं उदास। दूर से बैरक में किसी की धीमी सिसकी आई, लंबी, थकी, किसी पुरानी धुन का टूटा रियाज। मैं चलती रही। मेरे पांव अब हल्के नहीं हुए थे, पर मेरे भीतर एक नुकीली रेखा खिंच गई थी। आज रात मैंने उस राक्षसी कमरे का चेहरा देख लिया था, उसकी आवाज, उसकी दिनचर्या, उसके इशारे, उसके कोड, उसकी डायरी। और मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। बैरक के दरवाजे पर पहुंचते ही एक कैदी, सांवली, पतली, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, मेरे पास आई। उसने बिना बोले मेरी कलाई पकड़ ली, उंगलियों का दबाव बहुत हल्का, जैसे पूछ रही हो, ठीक हो? मैंने हुंकारा। उसके होंठ सूखे थे। उसने धीरे से कहा, कमरा 4, सावधान रहना, वहां जो लिखा जाता है वह मिटता नहीं। तुम्हें कैसे पता? मैंने फुसफुसाया। वह एक क्षण के लिए ठहरी, आंखें दूर कहीं टिकाईं, जैसे कोई पुरानी दरार याद कर रही हो। क्योंकि मेरा नाम कभी उस डायरी में नहीं आया, और 3 महीने से मेरी पेशी नहीं हुई। मेरे भीतर की आग और तेज हो गई। मैंने उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरा, विश्वास देने की कोशिश। फिर धीरे से पूछा, एसपीएल क्या होता है? उसने होंठ भींचे, फिर बहुत धीरे कहा, स्पेशल, जिनके साथ रात कमरे में नहीं खत्म होती। शब्द हवा में कांप गए। मैंने सिर हिलाया। ज्यादा बातचीत खतरा थी। गार्ड की आंखें कई बार दीवार से हमें देख रही थीं। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई, सांसें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4। रात की नमी गहरी हो चुकी थी। दूर से चाबियों का गुच्छा झंझनाया, जैसे किसी पुरानी जंजीर की हंसी। बैरक की औरतें करवटें बदल रही थीं। कुछ नींद में बड़बड़ा रही थीं, कुछ अपनी चादरें कंधों तक खींच रही थीं। मैं छत की ओर देखती रही। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टपकते प्लास्टर की रेखा जो सालों से किसी बारिश की कहानी कह रही थी। मैंने चूड़ी को कान के पास लाकर बहुत धीमे से फुसफुसाया, एक संदेश जो मेरे बाहर के लोगों तक सुबह पहुंचेगा। कमरा 4, डायरी, एसपीएल, 2 दिन बाद लाल गोला, दराज स्लाइड लॉक, वेंटिलेशन की 2 कीलें डीली, रजिस्टर में एनपीओएस कोड, आज नाम दर्ज कराने का दबाव, ऑडियो स्पष्ट। अगला कदम, डायरी के पन्नों की तस्वीर। रिकॉर्डर ने मेरी फुसफुसाहट पी ली, जैसे अंधेरा पानी पीता है। मैंने आंखें बंद कर लीं। पलकों के नीचे दरोगा का चेहरा फिर उभरा, वही आधी हंसी, वही सौदे का लहजा। पर अब उसके पीछे दीवार पर टेढ़े कैलेंडर का लाल गोला भी था, जो मुझे याद दिला रहा था कि मेरी घड़ी भी चल रही है, उसकी भी। और घंटे की हर सुई के साथ उसकी दुनिया का एक कच्चा कील डीला हो रहा है। किसी ने पास में करवट बदली। वही सांवली कैदी,
उसकी हथेली मेरी चादर के किनारे पर क्षण भर के लिए ठहरी। मैंने उस स्पर्श को थामा। हम दोनों के बीच बिना बोले एक संधि हो गई। वह मुझे भीतर की भाषा सिखाएगी और मैं उसकी खामोशी को आवाज दूंगी। रात ने अपना बांह और कस ली, पर आज मुझे यह अंधेरा दुश्मन कम, सबूत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि पहली बार इस नरक की सांसें मेरे रिकॉर्डर के भीतर कैद हो चुकी थीं। और जब सांसें कैद हो जाती हैं तो सच देर सवेर बोलता ही है। मैंने मन में धीरे से दोहराया, डर शरीर को तोड़ता है, पर आज नहीं। आज डर मेरी ढाल बनेगा और उसका हर वार कल अदालत में एक गवाही। और इस तरह जेल की पहली रात, जो उनसे अक्सर सिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, मेरे लिए एक नक्शा बन गई। रास्ते, चाबियां, कोड, आवाजें, कमजोर कीलें, डीले वेंट। दरोगा ने सोचा उसने मुझे समझा दिया, पर वास्तव में मैंने उसे पढ़ लिया। उसकी आदतें, उसका समय, उसकी डायरी, उसके संकेत। और यह पढ़ना ही मेरे अभियान की पहली सच्ची जीत थी। सुबह से पहले की ठंड उतरने लगी। दूर किसी मीनार से कुत्तों के भौंकने की लय टूटी। बैरक की दीवारों के पार आकाश में धुंधला सा चांद रह गया था, पतला, जैसे किसी लंबे केस में उम्मीद का आखिरी टुकड़ा। मैंने आंखें खोलीं, अपनी कलाई को एक बार फिर छुआ। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी और मैंने ठान लिया, अगली रात डायरी के पन्ने सिर्फ मेरी आंखों में नहीं, मेरे कैमरे में भी होंगे। आज रात मैंने साया की आंखों में झांका, कल उसकी रीढ़ पकड़नी है। सुबह का सूरज जेल की ऊंची दीवारों के पार से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रोशनी बैरकों तक पहुंचते पहुंचते धुंधली पड़ जाती थी। सलाखों पर जमी धूल और जंग सूरज की किरणों को जैसे चीरकर टुकड़े टुकड़े कर देती थी। बैरक नंबर 7 के भीतर दिन की शुरुआत हमेशा एक ही आवाज से होती थी, लोहे के बर्तनों की खड़खड़ाहट और गार्ड की झल्लाहट भरी चीख। चलो उठो सब, लाइन में लगो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पिछली रात का बोझ अब भी सीने पर दबा था। कमरे नंबर 4 की सिगरेट की बदबू, दरोगा रंजीत की हंसी और उसकी डायरी का लाल गोला, सब कुछ दिमाग में बार बार घूम रहा था। पर आज का दिन एक नया पन्ना था। मुझे भीतर की दुनिया समझनी थी। सुबह का खाना वही बेस्वाद खिचड़ी और पानी सी दाल थी। बैरक की औरतें चुपचाप थाली लेकर बैठ गईं। किसी ने नजरें उठाकर भी एक दूसरे को नहीं देखा, मानो डर का कोई समझौता हो चुका हो। बात कम करना, भावनाएं छुपाना और सिर झुकाकर दिन काटना। मैंने अपनी थाली बगल में बैठी एक महिला की ओर बढ़ाई। थोड़ा खा लो, मुझे इतना नहीं चाहिए। वह पहले तो चौंकी, फिर हिचकते हुए बोली, तुम्हें कल ही लाया गया है ना? मैंने सिर हिलाया। हां। वह महिला करीब 45 साल की होगी, चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी। उसने मेरी थाली से थोड़ा खिचड़ी उठाई और धीमे से कहा, नाम क्या है? रीना, मैंने जवाब दिया। उसने होंठ भींचे, जैसे कोई कसैली याद छकली हो। यहां नाम पूछना बेकार है, हम सबके नाम बाहर ही मर चुके हैं। यहां तो बस नंबर और आदेश चलते हैं। उसकी बात ने मेरे भीतर कुछ तोड़ा, पर यही वह जगह थी जहां भरोसा बन सकता था। मैंने धीमे स्वर में कहा, नाम चाहे मर जाएं, पर कहानियां तो जिंदा रहती हैं। तुम्हारी कहानी क्या है? उसकी आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे पति ने मुझे फंसाया। कहते थे कि मैं चरित्रहीन हूं, झूठे कागज बनवाए, गवाह खरीदे। अब 3 साल से केस लटका हुआ है। पेशी पर जाना बंद कर दिया है, शायद कभी बाहर न जाऊं। मैंने उसकी ओर देखा और बस एक शब्द कहा, अन्याय। उसने पहली बार मुझे गौर से देखा। शायद उसे लगा कि यह औरत अलग है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जलाया हो। दिन चढ़ते चढ़ते मैंने बाकी कैदियों से भी बातचीत शुरू की। हर चेहरा अपने साथ एक नई त्रासदी लेकर खड़ा था। एक लड़की थी, 17-18 साल की, दुबली पतली, चेहरे पर हमेशा एक खालीपन। मैंने उससे पूछा, कितने दिन से हो यहां? उसने नजरें झुकाकर कहा, 8 महीने। केस? कहां गया कि मैंने चोरी की, पर सच यह है कि मालिक ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो मुझ पर ही आरोप लगा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम, मुझे कोर्ट ले जाने का वादा किया गया था, पर 4 महीने से पेशी नहीं हुई। दरोगा कहता है अगर उसकी बात मान लूं तो अगले हफ्ते ही बाहर भेज देगा। लेकिन बाहर कहां? किसके पास?
जो लड़कियां बाहर गईं वो लौटकर कभी नहीं आईं। मेरे भीतर बिजली सी कौंधी। ये वही कड़ी थी जो चिट्ठी और ऑडियो में सुनाई दी थी। बाहर भेजे जाने का मतलब शायद किसी और अंधेरे धंधे में फेंक देना। फिर एक बुजुर्ग औरत मिली, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में थकान की परत। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने दरोगा की बात मानने से इनकार कर दिया था। तब से मेरी फाइल अदालत में खुली ही नहीं। 3 साल हो गए, जज ने नाम तक नहीं पुकारा। उसकी आवाज टूट रही थी। बेटी, यहां इंसाफ नहीं है, यहां बस डर है। जो डर मान लेता है उसे खाने की थाली मिलती है, जो नहीं मानता वह भूखा मरता है। शाम तक मैंने कई कहानियां सुन ली थीं। हर कहानी अलग थी, पर दर्द एक जैसा। और हर दर्द की जड़ एक ही जगह थी, दरोगा रंजीत और उसका तंत्र। लेकिन सच इतना सरल नहीं था। यह सिर्फ एक दरोगा का खेल नहीं था। हर कैदी की बात से एक पैटर्न उभर रहा था। नेताओं के नाम, अफसरों की चुप्पी, एनजीओ प्रोग्राम की आड़, और वह डायरी जिसमें दर्ज नाम कभी लौटते नहीं थे। उस रात बैरक में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैंने पास बैठी उस 17 साल की लड़की से धीरे से पूछा, क्या कभी किसी ने सच बाहर पहुंचाने की कोशिश की? वह कांपी। 2 साल पहले एक लड़की थी, उसने कागज पर सब लिखा, बाहर किसी अफसर को भेजा, पर 3 दिन बाद वह लड़की न जाने कहां चली गई। सब कहते हैं कि उसे बाहर ट्रांसफर किया गया, लेकिन मैंने उसकी लाश सपने में देखी थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब की बार सच बाहर जाएगा, और इस बार कोई गुम नहीं होगा। उसने मेरी ओर देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसे उम्मीद दी हो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह जेल सिर्फ दीवारों और सलाखों से बनी नहीं है। यह एक जाल है, राजनीति, लालच और सत्ता का। दरोगा रंजीत उसका चेहरा है, पर उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी हैं। और अब मेरा मिशन साफ था। मुझे इन औरतों की कहानियां, उनका डर, उनकी खामोश चीखें सबूत में बदलनी थीं। मुझे यह सिद्ध करना था कि यह सिर्फ अफवाह या गुस्सा नहीं, बल्कि संगठित अपराध है। मैंने उस रात अपनी डायरी में लिखा, यहां सड़ांध सिर्फ सीलन से नहीं है, यह सिस्टम की सड़ांध है, और इसे साफ करने के लिए सबसे पहले इस सड़ांध का असली नक्शा चाहिए। उस रात बैरक की हवा थोड़ी अलग थी। कुछ औरतें पहली बार हंसीं। किसी ने धीरे से गुनगुनाया। शायद उन्हें लगा कि अब उनकी कहानियां किसी के कान तक पहुंचेंगी। मैंने अपनी चूड़ी छूकर धीरे से फुसफुसाया, रिकॉर्डिंग, कैदी नंबर 17, कैदी नंबर 43, बुजुर्ग महिला की गवाही, सब स्पष्ट। अगला कदम, डायरी तक पहुंचना। रिकॉर्डर ने सब कैद कर लिया, और मैं जान गई, अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, इन सब की लड़ाई है। जेल की रातें दिन से भी लंबी लगती थीं। बाहर का अंधेरा भले ही हर सुबह सूरज से हार जाता था, लेकिन इन दीवारों के भीतर फैला अंधेरा किसी भी रोशनी से नहीं टूटता था। बैरक में औरतें अपने अपने बिस्तर पर पड़ी थीं। कोई करवट बदलती, कोई धीरे धीरे बड़बड़ाती, कोई बस छत को ताकती रहती। मुझे अब तक समझ आ गया था कि यहां हर आवाज, हर आहट और हर सांस अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए हुए है। दरोगा रंजीत की डायरी की झलक मुझे बार बार याद आती थी। वह छोटा सा काला रजिस्टर महज पन्नों का ढेर नहीं था, बल्कि इस पूरी जेल का असली नक्शा था। उसमें जो नाम दर्ज थे वही असली सच्चाई थे। और जब तक वह सच मेरे हाथ में नहीं आता, तब तक यह लड़ाई अधूरी थी। उस रात मैं पूरी तरह सतर्क थी। गलियारे में गार्ड की ड्यूटी बदलने का समय करीब था। यही वह पल होता था जब निगरानी थोड़ी ढीली पड़ जाती थी। बैरक की खिड़की के पास जाकर मैंने दीवार के उस हिस्से को फिर छुआ जहां वेंटिलेशन की 2 कीलें ढीली थीं। पिछली बार मैंने ध्यान से देखा था कि उन कीलों को हल्का सा हिलाकर छोटा सा छेद बनाया जा सकता है। धीरे धीरे मैंने उन्हें और ढीला किया ताकि बाहर की झलक ले सकूं। गलियारे में गार्ड कुर्सी पर ऊंघ रहा था। चाबी का गुच्छा उसकी कमर से लटक रहा था, और उसके सिर की झुकती उठती हरकत से लग रहा था कि नींद किसी भी क्षण उसे पूरी तरह घेर लेगी। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और अपने कदम आगे बढ़ाए। चुपचाप सलाखों से निकलकर गलियारे में उतरी और कमरे नंबर 4 की ओर बढ़ी। वह दरवाजा अब मुझे और भी भयावह लग रहा था। पिछली बार जब मैं यहां आई थी तो दरोगा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सत्ता का नशा और होंठों पर घिनौनी हंसी।
लेकिन आज वह यहां नहीं था। दरवाजा बंद जरूर था, मगर उस पर ताला नहीं लगा था। मैंने कांपते हाथों से स्लाइड लॉक सरकाया और अंदर कदम रखा। कमरे के भीतर वही बदबू थी, सिगरेट के धुएं, पान की गंध और गंदे कपड़ों की बासी महक। मेज पर कागज इधर उधर फैले थे। ऊपर से देखने पर वे साधारण रिपोर्ट जैसी लग रही थीं, लेकिन मैं जानती थी कि असली खजाना दराज में छुपा है। मैंने धीरे से दराज खींचा। मेरे हाथ जैसे ही उस पर पड़े, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा पूरी जेल सुन लेगी। दराज खुलते ही वही काली डायरी सामने थी। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया। डायरी खोलते ही पहला पन्ना किसी हथियार की तरह मेरे सामने आ गया। तारीखें साफ साफ लिखी थीं, कुछ नाम पूरे, कुछ आधे मिटाए हुए। हर नाम के सामने कोई न कोई निशान, NPOS और सबसे डरावना SPL। ये वही कोड था जिसके बारे में कैदियों ने फुसफुसाते हुए बताया था। मैंने अपनी चूड़ी में छुपे छोटे कैमरे का स्विच दबाया। हल्की सी रोशनी जल उठी। मैंने तेजी से पन्नों की तस्वीरें लेना शुरू किया। हर नाम, हर तारीख, हर निशान मेरे कैमरे में कैद हो रहा था। जैसे जैसे पन्ने पलटती गई, मेरी सांसें भारी होती गईं। कुछ पन्नों पर नेताओं और बड़े अफसरों के नाम भी दर्ज थे। उनके आने जाने की तारीखें, किन कैदियों को बाहर ले जाया गया और किन की वापसी दर्ज नहीं हुई। कुछ नामों पर तो बस एक तीर का निशान था, जैसे यह संकेत कि उनका सफर वापस आने के लिए नहीं था। यह देखकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मुझे साफ समझ आ गया कि यह महज जेल के भीतर का अत्याचार नहीं, बल्कि एक पूरा संगठित नेटवर्क था जिसमें राजनीति, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत शामिल थी। जैसे ही मैंने आखिरी पन्ने की तस्वीर ली, अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा गला सूख गया। दरवाजे की छाया में किसी के खड़े होने का आभास हुआ। मैं फौरन डायरी वापस रखकर दराज बंद कर दी और कमरे के कोने में झुककर झाड़ू उठाने का अभिनय करने लगी। दरवाजा धीरे से खुला और महिला स्टाफ अंदर झांकी। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। आंखों में शक की लकीर थी। यहां क्या कर रही हो? उसने सख्ती से पूछा। मैंने अपने स्वर को कांपते हुए कहा, गार्ड ने कहा था यहां पानी भरना है मैडम, मैं तो बस वही कर रही थी। वह कुछ क्षण मुझे घूरती रही, फिर होंठ भींच कर बोली, झूठ बोलना यहां बहुत महंगा पड़ता है, याद रखना। इतना कहकर वह बाहर चली गई। मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा बंद करके बाहर निकली। गलियारा अब भी शांत था। किसी तरह बैरक तक लौट आई। बैरक में पहुंचते ही बुजुर्ग महिला, जो पहले दिन से मुझे ध्यान से देख रही थी, धीरे से मेरे पास आई और पूछा, कहाँ गई थी? मैंने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, सच ढूंढने। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। शायद उसे लगा कि अब कोई है जो उनके लिए खड़ा होगा। सुबह होने से पहले मैंने चूड़ी में कैमरे का स्विच बंद किया। अब मेरे पास दर्जनों तस्वीरें थीं। डायरी के हर पन्ने की गवाही मेरे हाथ में थी। नेताओं और अफसरों के नाम, कैदियों की गुमशुदगी, कोडेड निशान, सब कुछ अब सबूत बन चुका था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब यह लड़ाई सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रही, यह पूरा सिस्टम हिला सकती थी। मैंने मन ही मन संकल्प लिया, ये तस्वीरें सही समय पर सही जगह पहुंचेंगी और तब कोई भी बच नहीं पाएगा। उस सुबह जेल की घंटी बजी। सब कैदी लाइन में लगे। उनके चेहरे अब भी थके और टूटे हुए थे, लेकिन मेरी आंखों में अब डर नहीं था। वहां आग थी, वह आग जो किसी भी सड़े हुए ढांचे को गिरा सकती है। अब खेल बदल चुका था। मेरे हाथ में वह सबूत था जिससे पूरे नेटवर्क की नींव हिल सकती थी। सुबह की पहली किरण जब जेल की ऊंची दीवारों से टकराकर भीतर आई, तो बैरक की औरतों के चेहरों पर वही थकान और डर की परत थी। लेकिन मेरे भीतर उस रात की जद्दोजहद के बाद एक नई ऊर्जा थी। मेरी चूड़ी में छिपा छोटा कैमरा अब महज एक यंत्र नहीं था, बल्कि इन औरतों की उम्मीद बन चुका था। उसमें कैद तस्वीरें उस डायरी की थीं जिसने इस पूरे गंदे खेल का पर्दाफाश करना था। अब इंतजार सिर्फ सही समय का था। 14 दिन बीत चुके थे। 14 दिन मैंने यहां एक कैदी की तरह जिए, खाया, सोया, अपमान सहा और हर आवाज, हर फुसफुसाहट, हर सिसकी को अपने भीतर उतारा। बाहर मेरे भरोसेमंद अधिकारी दिन रात निगरानी कर रहे थे। हर संदेश जो मैंने चुपके से रिकॉर्डर में डाला था, बैरक के वेंट से निकलकर उनकी टीम तक पहुंच रहा था।
अब वक्त आ गया था कि सच सबके सामने लाया जाए। उस सुबह सामान्य से अलग हलचल थी। जेल के गेट पर कई गाड़ियां रुकीं। उनमें महिला आयोग की सदस्याएं थीं, कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर और सबसे अहम, मीडिया के कैमरे। जेल प्रशासन सकपका गया। दरोगा रंजीत के चेहरे पर पहली बार रंग उड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी अचानक ये सब क्यों हो रहा है। बैरक का दरवाजा खुला और महिला आयोग की अध्यक्ष अंदर आईं। उनके साथ कैमरा लिए पत्रकार भी थे। उन्होंने सभी कैदियों की गिनती शुरू की। जिन चेहरों को सालों तक किसी ने नहीं गिना था, आज पहली बार उनकी मौजूदगी दर्ज की जा रही थी। औरतें हड़बड़ा गईं, कुछ रो पड़ीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी गिनती भी इंसानों की तरह हो सकती है। तभी मेडिकल स्टोर के पीछे से मुझे बाहर लाया गया। मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई और मैंने गहरी सांस ली। कैमरों की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैंने ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहा, मैं आईपीएस अधिकारी हूं। पिछले 14 दिन से इस जेल में कैदी बनकर रह रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरोगा रंजीत का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अपनी जेब से चूड़ी निकाली और उसमें छिपा कैमरा दिखाया। इसमें वो हर सबूत कैद है जो इस जेल के अंधेरे को उजाले में लाएगा। यह डायरी, यह रिकॉर्डिंग और इन कैदियों की कहानियां सब मिलकर साबित करेंगे कि यहां सिर्फ कानून नहीं तोड़ा गया, बल्कि इंसानियत का गला घोंटा गया है। पत्रकारों ने कैमरे मेरी ओर घुमा दिए। आयोग की सदस्याएं सख्त आवाज में बोलीं, तुरंत दरोगा को गिरफ्तार करो। पुलिसकर्मियों ने रंजीत को पकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश कर रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। उस घमंडी आवाज में अब चीख थी, वही चीख जो उसने सालों तक इन औरतों के गले में कैद कर रखी थी। मैंने मीडिया के सामने वह डायरी खोली। पन्ने पलटे और नेताओं अफसरों के नाम, कैदियों की गुमशुदगी के निशान सबके सामने रख दिए। कैमरों ने हर पन्ने को रिकॉर्ड किया। पहली बार सच छुपाने वाली दीवारें ढह रही थीं। उस दिन पहली बार कैदियों की आंखों में आंसू आए, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। ये राहत और उम्मीद के आंसू थे। एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई, उसके कांपते हाथ मेरे हाथों पर टिक गए। बेटी, तूने हमें वापस इंसान बना दिया। हमें लगा था हमारी आवाज हमेशा दीवारों से टकराकर मर जाएगी, लेकिन आज तूने उसे दुनिया तक पहुंचा दिया। मीडिया की रिपोर्ट बाहर फैली। अदालत ने तुरंत आदेश दिया कि सभी केसों की दोबारा सुनवाई होगी। जो महिलाएं सालों से पेशी का इंतजार कर रही थीं, उनके नाम अदालत की सूची में दर्ज हुए। जेल प्रशासन के कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। नेताओं के नामों पर भी जांच शुरू हुई। जब मैं जेल के गेट से बाहर निकली तो बाहर खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मेरी आंखों में बस वही सवाल था, कितनी और जेलें होंगी जहां ऐसा नरक पल रहा होगा। मैंने कैमरों की ओर देखकर आखिरी शब्द कहे, जेल सुधार दीवारें रंगने से नहीं होगा। सुधार तभी होगा जब सच बाहर आएगा, और जब तक सच बाहर आता रहेगा, तब तक कोई भी दरोगा, कोई भी नेता, कोई भी अफसर इन औरतों की आवाज को दबा नहीं पाएगा। उस दिन इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में उतरा। और यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक शुरुआत बनी। उन औरतों की शुरुआत जिन्होंने पहली बार खुद को कैदी नहीं, बल्कि इंसान समझा।